स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम सुनते ही शायद सबसे पहले हमारे मन में इसके खराब सर्विस और एम्प्लॉयज के बैड बिहेवियर्स आते होंगे, क्योंकि लंच टाइम का बहाना बनाकर घंटों गायब रहना, आधे घंटे बाद आइएगा, लंच टाइम चल रहा है, छोटे से छोटे काम के लिए अलग अलग विंडोज पर लोगों को भेजना, ये सब SBI के बहुत सारे ब्रांचेस का डेली का काम है। लेकिन इसके बावजूद एक मैजिकल रिपोर्ट दिखाऊं, फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलायंस का नेट प्रॉफिट जहां 16,011 करोड़ रुपए था, वहीं SBI का नेट प्रॉफिट था 18,537 करोड़ रुपए। यानी कि SBI ने एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बादशाहत को भी पीछे छोड़ दिया है। पर ऐसा हुआ कैसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे भारत का सबसे बड़ा बैंक बना? किस तरह आज से 218 साल पहले इसे अंग्रेजों ने हमारे ही खिलाफ लड़ाई के लिए शुरू किया था? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। SBI, जी हाँ, ये वही बैंक है जिसके 9,990 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या फरार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। अब वैसे तो इस बैंक में हम में से ज्यादातर लोगों का तो अकाउंट होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? एक्चुअली इस बैंक को अंग्रेजों ने इसलिए शुरू किया था ताकि वो उनके खिलाफ खड़े होने वाले भारतीयों को मौत के घाट उतार पाएं। इस बैंक की शुरुआत 2 जून 1806 यानी कि आज से करीब 218 साल पहले ही की गई थी, और उस समय इसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कैलकाटा। एक्चुअली 1798 में रिचर्ड वेलेस्ली को इंडिया का गवर्नर बनाकर ब्रिटेन से भारत भेजा गया था, और इसने आते ही लोगों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने आने के एक साल बाद यानी 1799 में टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, और फिर इसके 4 साल बाद अंग्रेज और मराठाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे आज हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में रिचर्ड वेलेस्ली को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेज एक बैंकिंग सिस्टम के जरिए उन तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे, ताकि इन पैसों की मदद से वेलेस्ली युद्ध में अपने साइड को और भी ज्यादा मजबूत बना सके। अब उस टाइम तक तो इस बैंकिंग सिस्टम का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, लेकिन बाद में इसी को ही बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम दे दिया गया। इसके बाद से 2 जनवरी 1809 को इस बैंक का नाम एक बार फिर से बदला गया, और इस बार इसे बैंक ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसके बाद से फिर दौर आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 प्रेसिडेंसी बैंक की शुरुआत की, जिनमें से पहला था बैंक ऑफ बॉम्बे और दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास। असल में प्रेसिडेंसी बैंक्स में वो बैंक्स आते हैं जिन्हें करेंसी नोट्स इशू करने का अधिकार होता है। अब इन बैंक्स को देखकर कुछ इंडियंस ने खुद का प्राइवेट बैंक बनाने का भी सोचा, लेकिन किसी को भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। इन प्राइवेट बैंक्स के पतन में सबसे ज्यादा फेमस हुआ यूनियन बैंक, जिसे 1828 में रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी और उस टाइम के बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले द्वारकानाथ टैगोर ने शुरू किया था। इसके बाद से 1862 में बैंक ऑफ बंगाल की ब्रांचेस पटना, मिर्जापुर और बनारस के अंदर भी एस्टेब्लिश की गई, ताकि वहां उस पर्टिकुलर जगह से भी आजादी के लिए उठने वाली आवाज को दबाया जा सके। 1861 के दौरान ही पेपर करेंसी एक्ट को लागू कर दिया गया, और बैंक ऑफ बंगाल इकलौता ऐसा बैंक था जिसे अंग्रेजों के दौर में नोट जारी करने का अधिकार मिला। अब इस बैंक को वैसे तो ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स भी थे, जिनमें से कुछ फेमस नाम है साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, पॉलिटिशियन दादा भाई नरोजी और नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों, आज भी इन लोगों का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत प्राउडली अपने कस्टमर्स में गिनता है। तो दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि इस बैंक की शुरुआत 218 साल पहले किस तरह से हुई थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, चलिए इसके पीछे की स्टोरी को अब जान लेते हैं। तो दोस्तों, 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ साथ 2 और बैंक्स, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आया 1947 जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, और इसके बाद भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह ही अपनी सर्विस देता रहा अंटिल 1955। असल में आजादी मिलने के 8 साल बाद तक ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहा, लेकिन 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके 60% स्टेक को अपने कंट्रोल में ले लिया, और फिर 30 अप्रैल 1955 को इस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आगे चलकर 1969 से 1985 तक SBI ने बैंक ऑफ बिहार, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, कृष्णराम बलदेव बैंक और बैंक ऑफ कोची को एक्वायर कर लिया। साथ ही SBI में वो 7 रीजनल बैंक्स भी मर्ज हो गए, जिनकी शुरुआत कभी उन स्टेट्स के राजाओं ने किया था। इस तरह से SBI आज 23% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, और इतना ही नहीं, इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में भी गिना जाता है, क्योंकि यह बैंक अकेले 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है।
अब दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर हम SBI के रिव्यूज देख रहे हैं, इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है और SBI पर अक्सर तरह तरह के मीम्स भी फेमस होते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि SBI एक मोस्ट ट्रस्टेड बैंक है जिसके पास 48 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। सर्विस से परेशान रहने के बावजूद भी लोग SBI को ही क्यों चुनते हैं? चलिए इसके पीछे के भी रीजन को हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो SBI ने अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए 22,405 से भी ज्यादा ब्रांचेस खोल रखे हैं। साथ ही 65,627 ATMs और 72,000 CSP यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट इस बैंक को गांव-गांव तक पहुंचाता है। इतना ही नहीं, फॉरेन मार्केट्स में भी इसका एक बड़ा प्रेजेंस देखा जा सकता है क्योंकि SBI 36 देशों में अवेलेबल है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो कि प्राइवेट बैंक्स के एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनके लिए भी SBI एक बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आता है, क्योंकि जहां प्राइवेट बैंक्स में 10 से 15,000 रुपए तक का मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस आपको अकाउंट एक्टिव रखने के लिए चाहिए ही होता है, वो SBI में सिर्फ 1,000 रुपए है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा होगा कि SBI की इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं कि देश के हर कोने में आपको इनकी सर्विसेज मिली जाती हैं। ऐसे में चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई इनकी सेवाओं का बराबर फायदा उठा सकता है। जबकि ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स को ही सर्विस देने में इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए उन एरियाज में वो अपना ब्रांचेस ओपन नहीं करते हैं जहां से उनकी टारगेट अचीव न हो सके। कई जगहों पर तो SBI ने अपनी स्पेशल एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी खोल रखी हैं, जिनकी मदद से ये किसानों को फसल बीमा से लेकर पशुपालन के लिए भी तरह तरह के स्कीम्स का लाभ देता है। इसके अलावा जैसा कि ये एक गवर्नमेंट बैंक है, इसीलिए सरकार जो भी स्कीम लागू करती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम भी SBI ही सबसे ज्यादा करता है। तो जब किसी बैंक से कस्टमर्स को इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हों और जहां प्राइवेट बैंक्स महंगी सर्विस फी, मेंटेनेंस फी और कई तरह के चार्जेस लगाते हों, ऐसे में जाहिर सी बात है कि SBI पर लोगों का भरोसा तो रहेगा ही। लेकिन दोस्तों, इस बैंक पर सिर्फ अकाउंट होल्डर्स का ही भरोसा नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स भी इसे खूब पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके शेयर्स का रिटर्न बहुत पीछे न जाकर सिर्फ लास्ट के 3 इयर्स में ही देखें तो वो करीब 180% है। पर सबसे मेन सवाल ये उठता है कि SBI इतना बड़ा प्रॉफिट आखिर बना कैसे रहा है, इसने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। तो असल में दोस्तों, SBI हमेशा से ही प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, क्योंकि जब प्राइवेट बैंक्स ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो इसका इम्पैक्ट कई सरकारी बैंकों पर पड़ना शुरू हो गया, जिनमें से एक SBI भी था। 2017 के थर्ड क्वार्टर में इसे 2,416 करोड़ रुपए, तो वहीं 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 7,718 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जो कि भारत के बैंकिंग इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लॉस था। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा क्यों? तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि लॉस के मामले में पहले नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, जिसे कुछ ही साल पहले डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगा दी थी और इससे पहले कि PNB और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका पता चलता वो विदेश फरार हो गया था। खैर, SBI के इन लॉसेस का एकमात्र रीजन प्राइवेट बैंक्स की बढ़ती संख्या को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके पीछे का मेजर रीजन था बैड लोन्स। और दोस्तों, इन्हीं बैड लोन्स का ही नतीजा है कि विजय माल्या SBI का पैसा लेकर 2016 में ही देश छोड़कर जा चुका है। असल में SBI देश का लार्जेस्ट लेंडर यानी कि ऋणदाता था, लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब प्रीमियम कस्टमर्स ने लोन चुकाना बंद कर दिया। काफी इंतजार के बाद भी जब वो लोन की रकम को वापस नहीं करते थे, तो फिर बैंक इन डिफॉल्टर कस्टमर्स को और भी ज्यादा लोन देने लगता था ताकि वो अपने पुराने लोन्स को क्लियर कर सके। लेकिन सब कुछ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और SBI लॉस में चला गया, जिसके बाद से RBI एक्शन में आया और हर चीज की बारीकी से जांच करनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट बैंक में एसेट क्वालिटी का रिव्यू किया जाने लगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सही किया गया, साथ ही कुछ बैंक रिकैपिटलाइज किए गए तो कुछ मर्ज कर दिए गए। ये सब स्टेप्स लेने के बाद बाकी गवर्नमेंट बैंक्स की तरह SBI भी दोबारा से प्रॉफिट जनरेट करने लगा और इस तरह से आज इसने इंडिया की मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। SBI को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का भी बहुत अहम रोल रहा है। अपनी सर्विसेज को ज्यादा स्मूथ और डेटा को सिक्योर बनाने के लिए SBI ने कई एडवांस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से SBI ने लेन देन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया है, कस्टमर सर्विस में सुधार लाया है और कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में भी काफी कामयाबी हासिल की है। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब तो बस बातें हैं, क्योंकि जब हम बैंक विजिट करते हैं तो फिर कोई भी एम्प्लॉय हमारी कंप्लेंट तक नहीं सुनता। तो दोस्तों, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं।
इवन मैं भी पहले इन्हें निकम्मा ही समझता था, लेकिन जब चीजों को उनके एंगल से देखना शुरू किया तो फिर सब कुछ साफ हो गया। इसीलिए अगर आप उन एम्प्लॉयज की साइड को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके इन रूड बिहेवियर के पीछे का असल रीजन क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि SBI के पास 2,50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बैंक का सिस्टम सबसे ज्यादा ओवरलोडेड माना जाता है। इन्हें मैनेज करने के लिए बैंक के पास उतने एम्प्लॉयज ही नहीं हैं जितने इनके ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए। इसीलिए बहुत सारे कस्टमर्स की शिकायत होती है कि SBI की सर्विस बहुत ज्यादा घटिया है। एक्चुअली इन सब प्रॉब्लम के पीछे की वजह यह है कि एक SBI एम्प्लॉय हर रोज लगभग 1700 से 1800 लोगों को हैंडल करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कुछ पल के लिए आप उनकी जगह खुद को रख कर देखिए कि दिन में अगर सिर्फ 500 लोगों को हैंडल करना पड़े तो फिर आपकी मेंटल कंडीशन क्या ही होगी। और उन एम्प्लॉयज के लिए ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात होती तो वो जैसे तैसे करके इसे हैंडल कर लेते, पर इसी सेम एक्सपीरियंस से उन्हें हर रोज गुजरना पड़ता है। और दोस्तों इस चीज का एहसास SBI को भी है, इसीलिए बैंक्स में आने वाले कस्टमर्स की संख्या को कम करने के लिए इसने अपने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा गया योनो। इस ऐप के जरिए अकाउंट होल्डर बिना ब्रांच विजिट किए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SBI कस्टमर्स को घर बैठे बैठे ऐप की मदद से ही होम लोन, KYC और सेविंग अकाउंट ओपन करने जैसी कई सारी सुविधाएं भी देता है। इस तरह से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाला बैंक SBI ही है, जिसके प्रॉफिट का आधे से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और अच्छी बात तो ये है कि वो पैसे वापस देश के डेवलपमेंट में लगाए जाते हैं, जिससे हर किसी को ही फायदा मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि SBI गवर्नमेंट के लिए भी एक कैश काउ की तरह है। लेकिन दोस्तों इसे कैश काउ बनाने में कई दिग्गज लोगों का हाथ रहा है, जैसे कि आज SBI एसेट मैनेजमेंट में 3rd लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसे बनाने में फॉर्मर चेयरमैन DN घोष का बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही 2017 में जब SBI बहुत बुरे समय से गुजर रहा था और लगातार इसके लॉसेस बढ़ती जा रही थी, उस टाइम पर SBI की पहली महिला चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने इसे दोबारा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी सारा काम किया। इसी तरह से फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार ने भी योनो बनाकर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टेप लिया, जिसकी मदद से बैंक ब्रांचेस की फंक्शनैलिटी तो सुधरी ही, साथ ही कस्टमर बेस भी काफी इंक्रीज हो गया। और दोस्तों SBI को इस लेवल पर ले जाने के लिए बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ साथ हर उन कर्मचारियों की मेहनत भी लगी है जो कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए अगली बार SBI की सर्विस को क्रिटिसाइज करते समय आप इन पहलुओं के बारे में भी जरूर सोचिएगा। वैसे SBI के साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।